आज पूरी दुनिया भर में हिंदी चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसको लगभग करोड़ लोगों के द्वारा बोला जाता है। आपको जानकर भी हैरानी होगी कि यह भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा फिजी की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके साथ साथ हिंदी भारत समेत नेपाल, मॉरिशस, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों में भी बोली जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसीलिए इस कड़ी में सवाल उठता है कि आखिर आजादी के इतने सालों तक भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, या फिर इस तरफ कोई भी कदम क्यों नहीं उठाए गए, और क्यों भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से मना करा था। जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिस्टोरियन सुमित सरकार अपनी किताब मॉडर्न इंडिया में बताते हैं कि मध्यकाल में भारत में मुगलों का राज होने के कारण नॉर्थ इंडिया में खासकर अवध क्षेत्र में 19वीं शताब्दी तक हिंदी से कहीं ज्यादा उर्दू बोले जाने लगी थी, क्योंकि मुगल पारसी भाषा बोलते थे जबकि वहीं भारत के लोग हिंदी बोलते थे। धीरे धीरे पारसी और हिंदी का आपस में समावेश हो गया और जिस कारण से उर्दू का जन्म हुआ। और यही कारण था कि साल 1881 से लेकर साल 1890 तक नॉर्थ इंडिया में हिंदी की तुलना में उर्दू किताबें और अखबार काफी ज्यादा प्रकाशित हुए। इसी कड़ी में हिंदी के करीब 8000 अखबार थे तो वहीं उर्दू के 16,256 अखबार। मुगलों के बाद भारत में आगमन होता है अंग्रेजों का। अंग्रेज अपना शासन सही से चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कुछ भारतीय चुने जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान हो। इसलिए साल 1835 तक अंग्रेजों ने शासन चलाने के लिए मुख्य प्रशासन की भाषा अंग्रेजी रख दी। इसके साथ साथ ही लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अंग्रेजों ने लोकल लैंग्वेज पर ही जोर दिया, क्योंकि हर जगह पर इंग्लिश को सिखाना या उसे इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल था। जिस कारण से दक्षिण भारत में लोकल लैंग्वेज जैसे कि तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु या फिर मलयालम में ही काम हुआ। लेकिन वहीं उत्तर भारत में खास करके यूनाइटेड प्रोविंस में, जो कि आज का यूपी और उत्तराखंड है, इस बात पर टकराव होने लगा कि आखिर आधिकारिक कामकाज की भाषा किसे चुना जाए, हिंदी या फिर उर्दू को। और धीरे धीरे इसमें हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल भी आने लगा, क्योंकि उर्दू की उत्पत्ति मुगलों के कारण हुई थी। इसके बाद यह मैटर और भी जोर पकड़ता है जब साल 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। अब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जहां एक तरफ मुस्लिम लीग के नेता उर्दू को बढ़ावा दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इसी समय पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें की हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है, और मदन मोहन मालवीय जैसे विद्वान, जिन्होंने की अखिल भारतीय हिंदू परिषद का गठन करा, ये लोग हिंदी को बढ़ावा दे रहे थे। और इसी समय पर बनारस में नगरी प्रचारणी सभा, इलाहाबाद में हिंदू साहित्य सम्मेलन का भी गठन हुआ, जो कि सीधे तौर पर हिंदी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। जिस कारण से लोग अब उर्दू की बजाय हिंदी को बढ़ावा दे रहे थे। इसी कारण से साल 1900 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और अवध में सरकार के द्वारा देवनागरी और उर्दू लिपि को बराबर का दर्जा दिया गया। अब हिंदी की यह लड़ाई उर्दू से हटकर अंग्रेजी के साथ होने वाली थी, क्योंकि दूसरी तरफ अंग्रेजी अब एक ऊपर लेवल से हटकर नीचे या रूट लेवल तक भी पहुंच गई थी। आजाद भारत के लिए यह एक काफी बड़ा चैलेंज होने वाला था कि आखिर किसे और क्यों राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इसलिए संविधान सभा में भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा घमासान शुरू हुआ। 12 सितंबर 1949 से यह मुद्दा शुरू हुआ। अब एक तरफ तो उत्तर भारत के नेता अपना तर्क रखने लगे, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया। आर.वी. दुलकर, जो कि झांसी से थे, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदी की जगह अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो आखिर कैसे हम और हमारी आने वाली पीढ़ी वेद, उपनिषद, महाभारत या रामायण पढ़ पाएगी। यह तो हमारी संस्कृति पर अत्याचार होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ नसरुद्दीन, जो कि पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब तक पूरे भारत में एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप नहीं हो जाती तब तक पहले की तरह ही अंग्रेजी को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस समय से भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी साउथ इंडिया के साथ। इसलिए साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले नेता टी.ए. रामलिंगम का कहना था कि भाषा का मुद्दा तो दक्षिण भारत के लिए जीने और मरने का मुद्दा है, क्योंकि साउथ के लिए हिंदी अंग्रेजी की तरह ही एक विदेशी भाषा के बराबर है। इस पूरे बहस में प्रधानमंत्री नेहरू ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा के बारे में यह कहा कि हिंदी भारत के एक बड़े हिस्से को दर्शाती है, लेकिन इसे पूरे भारत पर थोपना एक गलत कदम होगा। नेहरू अपने इस बात पर सही भी थे, क्योंकि आगे चलकर स्वतंत्र भारत में ही भाषा के नाम पर कई सारे राज्य बने। साल 1951 से ही तमिलनाडु के अंदर ही तेलुगु बोलने वालों के द्वारा आंध्र प्रदेश की
मांग उठाई गई। इसलिए फाइनली संविधान सभा के द्वारा यह तय करा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी पहले 15 सालों के लिए भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा, ताकि धीरे धीरे हिंदी का समावेश बढ़े। और इसके बाद 15 सालों के बाद अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को पूर्ण रूप से ऑफिशियल लैंग्वेज और बाद में राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। इसके साथ ही राज्यों को यह भी छूट दी गई कि वे रीजनल या लोकल काम के लिए रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही 15 साल पूरे होने वाले थे, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में यह डर बैठ गया कि कहीं 15 साल बाद हिंदी उन पर थोपी ना जाए। इसलिए इसी के विरोध में साल 1965 में मदुरई से शुरू हुए दंगे पूरे साउथ इंडिया में फैलने लगे, जिस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1965 पास करना पड़ा। इस एक्ट में कहा गया कि इंग्लिश को हिंदी के साथ ही ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करा जाएगा, ताकि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट भी आसानी से इंग्लिश में अपना ऑफिशियल कामकाज कर सकें। और इस प्रकार से हिंदी राष्ट्रभाषा बनने में असफल रही। दोस्तों, भाषा का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि धर्म से भी बड़ा है, जिसी कारण से हमने देखा कि पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का धर्म तो इस्लाम ही था, लेकिन भाषा अलग अलग थी। इसलिए बंगाली बोलने वाले लोगों के द्वारा बांग्लादेश का निर्माण करा गया। इसलिए आज भी इस मुद्दे को कोई भी सरकार हाथ नहीं लगाना चाहती है। आपका इस मुद्दे पर क्या बोलना है, या आपको क्या लगता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।